हम्म माइक ऑन है। जय हिंद दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे CUET 2023 के बीकॉम एंट्रेंस में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स डोमेन के बारे में बात कर रहे थे। कॉमर्स स्ट्रीम के 3 डोमेन, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं इस समय। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले थे। पहले आप फटाफट जो है वीडियो शेयर कर दीजिए, जो आपके फ्रेंड्स या और जिनको बेनिफिट, आपको लगता है कि उनको बेनिफिट मिल सकता है इस चीज़ से। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का चल रहा था। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। इससे पहले की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने बताया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस बारे में बात करता है, जब फैक्ट्स, एक्चुअल इकोनॉमिक फैक्ट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, या किसी भी सिचुएशन की एक्चुअल रियलिटी क्या है, अगर उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और अगर हम लोग वैल्यू जजमेंट या आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। चलिए, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम लोग देख चुके हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अच्छा, एक चीज़ और, अगर PGT इकोनॉमिक्स या PGT कॉमर्स के एस्पिरेंट्स भी इस क्लास को देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इसके उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें 1 बाय 1 बहुत सिस्टमेटिकली हमने यहाँ पे जितने टॉपिक के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, एक एक चीज़ों को एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह देखना है, एक एक चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली। आइए हम लोग बात करते हैं फटाफट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखने के बाद, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट इज या व्हाट आर, क्या चीजें एक्चुअल में है, एक्चुअल सिचुएशन रहेगी, उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कब बोलेंगे, जब कोई वैल्यू जजमेंट की बात होगी, आइडियोलॉजिकल बातें होगी। सपोज फॉर एग्जांपल व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी के बारे में जब बात होगा तो उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। फर्दर हम लोग बात करने वाले थे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जिसके बारे में हम लोग को पता तो होता है, लेकिन एक्चुअल में उसकी मीनिंग हम समझ पाने में बहुत कैपेबल नहीं होते, या उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में बहुत अच्छी नहीं होती अगर देखा जाए तो। एक टर्म होता है जो हमारा इकोनॉमी जो हमारा टर्म है, इस टर्म की क्या मीनिंग है उसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। इकोनॉमी का क्या मतलब है। चलिए, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म इन विच पीपल and society satisfies their needs and wants by conducting various basic economic activities such as consumption, production, exchange, investment. कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके अपनी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने का जो एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे लोग या सोसाइटी अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं कंजप्शन करके, इन्वेस्टमेंट करके, प्रोडक्शन करके, एक्सचेंज करके, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, वो अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वही बात यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी गई है कि इकोनॉमी क्या है, एक सबसे बड़ी बात एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या होगा, एक मैकेनिज्म की बात होगी, यहाँ पे एक मैकेनिज्म है ये, ठीक है, जिसमें मैकेनिज्म है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें बातें क्या क्या हो रही हैं, देखिए आप ध्यान से। इन विच कह रहा है, एंड बाय विच पीपल, इन विच एंड बाय विच पीपल गेट लिविंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। कह रहा है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करते हैं। अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोडक्शन में इंगेज्ड होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कंजप्शन में इंगेज्ड होंगे, एक्सचेंज में इंगेज्ड होंगे, इन्वेस्टमेंट में। तो प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इन सभी एक्टिविटीज के थ्रू अपनी लिविंग को, अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के एक प्रोसेस को, एक मैकेनिज्म को, एक सिस्टम को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक के टाइप्स नहीं डिस्कस है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम डायरेक्ट डिस्कस हो रहा है, ठीक है। थोड़ी सी बात की गई है, 3 टाइप के इकोनॉमीज होती हैं। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह रहा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कह रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी कह रहा है।
तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आइए देखते हैं तीनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर हो, यहां पे पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारा डिस्कशन होने वाला है किससे रिलेटेड, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको क्या और क्या क्या नाम दिया जाता है, इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। मिक्स के वही नाम होते हैं। अगर हम प्लान्ड के अलावा अगर हम बात करें, इसको पब्लिक इकोनॉमी भी कहा जाता है, पब्लिक इकोनॉमी। और इसको और क्या नाम दिया जाता है, प्राइवेट इकोनॉमी। देखिए तीन नाम आपको पता चले, कैपिटलिस्ट, मार्केट या प्राइवेट, सोशलिस्ट, प्लान्ड या पब्लिक इकोनॉमी, तीन नाम। तीनों के डिफरेंस को समझते हैं बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, ऐसी इकोनॉमी, पहली बात तो इकोनॉमी की मीनिंग आपको दिमाग में रखना है। इकोनॉमी का मतलब एक सिस्टम या एक मैकेनिज्म जहां पे बहुत सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करके अपनी लिविंग्स, अपनी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सामाजिक, सोशल। और जब भी सोशल की बात होती है इसका मतलब सारे लोगों का ध्यान रखा जाएगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का कनेक्शन किससे है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का कनेक्शन है वेलफेयर से, सभी लोगों को ध्यान रखने से है। तो कहने का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी सर कैसी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को ऐसी इकोनॉमी कह सकते हैं जहां पे सारे रिसोर्सेज पे ओनरशिप गवर्नमेंट या पब्लिक का होता है। गवर्नमेंट का मतलब सारे लोगों की ओनरशिप। जैसे सपोज करिए कि रोड है, ठीक है, रोड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं ट्रीटमेंट के लिए, स्कूल्स हैं पढ़ने लिखने के लिए, कॉलेज एंड स्कूल्स हो गए। ये सारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं किसी इकोनॉमी में, वो सारे रिसोर्सेज किसकी ओनरशिप होगी, पब्लिक यानी गवर्नमेंट की होगी, ठीक है, गवर्नमेंट की होगी। और अगर हम बात करें तो ऐसी इकोनॉमी में देखिए तीन बातें ध्यान रखना है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सबसे पहली बात, कभी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर ओन बाय पब्लिक या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या पब्लिक के द्वारा रिसोर्सेज को ओन किया जाएगा। मतलब सारे संसाधनों का मालिक कौन होगा, सरकार होगी, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, संसाधनों का आवंटन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, वो किसके बेसिस पे होता है, वेलफेयर के बेसिस पे। अगर कोई ऐसी पैसा लगाना है तो पैसा वहीं पे लगाया जाएगा, मनी वहीं पे इन्वेस्ट किया जाएगा जहां पे सोशल वेलफेयर नजर आएगा। सोशल वेलफेयर के पर्पज से सारे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, सारे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। किस इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। यहाँ पे सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है जिसको सेंट्रल अथॉरिटी कहते हैं। मतलब प्लान करके सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या होता है, प्लान्ड इकोनॉमी होता है। सारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन एक प्लानिंग के तहत होता है, इसलिए इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। रिसोर्सेज पे ओनरशिप गवर्नमेंट या पब्लिक की होती है, इसलिए पब्लिक इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। एक जो बात बची रह गई सोशलिस्ट इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी की एक जो बात बची रह गई वो क्या है, यहाँ पे प्राइस जो है वो कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड प्राइस होते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कंट्रोल्ड प्राइस का मतलब होता है नियंत्रित कीमत। नियंत्रित कीमत का मतलब होता है सरकार पब्लिक की एफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्यता कि कितना पब्लिक पे कर पाएगा, कितना नहीं पे कर पाएगा, उसके बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिसाइड करती है सरकार, या प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है वो डिसाइड करती है। तो कहने का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज पब्लिक के पास रहेंगे, गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी। दूसरा, रिसोर्सेज का एलोकेशन वेलफेयर के पर्पज से होगा। तीसरा, जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगा या जो कीमत किसी चीज की डिसाइड की जाएगी, किसी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो किसके बेसिस पे डिसाइड की जाएगी कि क्या अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं। चलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। कैपिटलिस्ट मार्केट या प्राइवेट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे रिसोर्सेज पर ओनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है। प्राइवेट सेक्टर मतलब किसी इकोनॉमी में जो पीपल हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी ओनरशिप होती है रिसोर्सेज पे, वो सारे रिसोर्सेज ओन करते हैं। और वो मार्केट के बेसिस पे, जिसका अच्छा मार्केट है, जहां प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है,
जहां प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है उसी चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है वो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। जहां मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है उन्हीं चीजों में रिसोर्सेज का क्या किया जाएगा, एलोकेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहीं इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और अगर हम प्राइस की बात करें, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, तो प्राइस जो डिसाइड किया जाता है वो किसके बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई, किस गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है और उसकी मार्केट में कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे रिसोर्सेज का उसके बेसिस पे प्राइस का डिटर्मिनेशन किया जाता है। कीमत जो निर्धारित की जाती है इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसके अंदर जब कीमत का निर्धारण होता है वो किसके बेसिस पे होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां पे कंबाइंड फीचर, किसके फीचर्स, कंबाइंड फीचर्स ऑफ किसके, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के और सोशलिस्ट इकोनॉमी के कंबाइंड फीचर्स अगर पाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के कंबाइंड फीचर्स अगर पाए जाते हैं तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो कहने का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और उसके बाद आपने मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या बातें होंगी, जहां पे रिसोर्सेज की ओनरशिप किसकी होगी, पब्लिक की भी होगी, गवर्नमेंट की होगी और प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स की होगी। दूसरा अगर हम बात करें कि यहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, कुछ सेक्टर्स में प्राइस का डिटर्मिनेशन मार्केट के बेसिस पे होगा, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होगा, और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी प्लानिंग अथॉरिटी जो है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो रहेगी वो डिसाइड करेगी। और अगर हम बात करें रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन, कुछ रिसोर्सेज का एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर होगा और कुछ रिसोर्सेज का एलोकेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे होगा। तो कहने का मतलब यह है, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कंबाइंड फीचर अगर किसी इकोनॉमी में पाए जाते हैं तो क्या इकोनॉमी कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इस समय अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो कोई भी इकोनॉमी ना पूरी तरीके से सोशलिस्ट है और कोई भी इकोनॉमी ना पूरी तरीके से क्या है, कैपिटलिस्ट है। ऑलमोस्ट इकोनॉमीज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इकोनॉमीज का है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंट्रीज में, ऑलमोस्ट इकोनॉमीज में इस समय मिक्स्ड पैटर्न फॉलो किया जा रहा है इकोनॉमी को चलाने का। चलिए, तीनों इकोनॉमीज के अगर कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं यहां पे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है क्या, ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्रिएट हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट की वजह से जनरेट हो रही है, उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। बेसिकली इकोनॉमी में हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है ताकि हम अपनी नीड या वांट को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और दोज प्रॉब्लम विच आर अराइजेज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज या स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स एंड मल्टीपल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। इन तीन चीजों की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। अब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अच्छा एक पढ़ लेते हैं डेफिनेशन यहाँ पे। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ, क्या कह रहा है, चॉइस मेकिंग arising from the use of limited means, limited resources। means का मतलब क्या है, resources। ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स में means टर्म का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, resources। resources का मतलब क्या है, संसाधन, और संसाधन या resources का मतलब क्या है, वो चीजें जो हमारी नीड या वांट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। चलिए, कह रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो कि अल्टरनेटिव विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, उनके अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। एकदम क्लियर कट अगर डेफिनेशन की बात करें या क्लियर कट मीनिंग की अगर बात करें तो क्या क्या है। पहले कह रहा है कि द प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रीजंस हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस वजह, किस रीजन से अराइज होती है। नंबर 1 कह रहा है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड कंटिन्यूअस। ह्यूमन जो वांट्स हैं
जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है और क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है सर, कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूअस का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी वांट जो है सेटिस्फाई एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो सकती है, हमेशा के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। सपोज करिए अगर अगर किसी का क्या पिज्जा खाने का मन कर रहा है, अरे सर ऐसा मत करिए, खाने पीने का नाम मत लीजिए क्लास के टाइम। अगर किसी का पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो उसको लगातार पिज्जा खिलाते गए तो उसकी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो नीड क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। लेकिन क्या हमेशा के लिए उसकी वो वांट सेटिस्फाई हो गई? नहीं। तो यही रीजन है, हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, कॉन्टिन्यूअस है। ये पहला रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। दूसरा, हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। उनकी क्वांटिटी में क्या है, लिमिटेशन है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज। ये दूसरा रीजन है हमारे क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस या मल्टीपल यूजेस होते हैं। किसके? जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके मल्टीपल यूजेस हैं, इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीजंस हैं। नंबर 1 अनलिमिटेड एंड कंटिन्यूअस वांट्स, नंबर 2 लिमिटेड रिसोर्सेज, और नंबर 3 मल्टीपल एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम रीजंस को जानने के बाद। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? किसी इकोनॉमी की सबसे मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर कैटेगराइज करने की बात करें तो क्या क्या किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है? पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं फटाफट। कह रहा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फुलर एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नंबर ऑफ नीड्स एंड वांट। ज्यादा से ज्यादा नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से, अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करना ये क्या है, मेन या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मुख्य हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य जो समस्याएं हैं वो इसी पे रोटेट करती है कि रिसोर्सेज का हम अधिकतम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम नीड या वांट हमारी क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, क्या कमेंट करके बताइए, क्या वीडियो फंस रहा है, क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वीडियो में, कहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने कहा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स अगर हम देखना चाहें तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले जो इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। 3 प्रॉब्लम्स है, क्या क्या है सर? व्हाट टू प्रोड्यूस पहले नंबर पे आ जाता है, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। पढ़ने में तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ सीधी सीधी बात है, प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बट इसका मीनिंग प्रॉपरली समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो आने वाला है एग्जाम में आपके इसी मीनिंग से रिलेटेड आने वाला है कि इस कॉन्सेप्ट को आपने कितनी डेप्थ में और कितनी क्लियरिटी में आपने पढ़ा हुआ है। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अच्छा, वॉइस में कुछ वीडियो में फ्लक्चुएशन आ रहा है, 1 मिनट मैं देख रहा हूं। तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर। चलिए, वीडियो में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं आपको उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक है,
हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैं बार बार कहता हूं इसकी मीनिंग समझना तो इंपॉर्टेंट है, साथ में इसकी डेप्थ को भी, मीनिंग की डेप्थ को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से राइज होता है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर किसी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उस पर किस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। मतलब what to produce economic problem deals with which goods and services is to be produced and in what quantity। किस क्वांटिटी में किस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करना है और कितना करना है, इसके बारे में अगर हम डील करते हैं तो हम किस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आप एक इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। यहाँ पे सपोज करिए आपके पास क्या है, आपके पास 10 लाख रुपीज हैं, आपके पास 10 लाख रुपए। इस 10 लाख से आप किस चीज का, किस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं ताकि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम नीड्स अमाउंट, आपकी जो जरूरतें हैं, जो आप चाहते हैं वो आपकी पूरा हो सके। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम गुड्स, किस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, जिसका प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। दूसरे एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर क्या है, पीस ऑफ लैंड है, तो कितनी पीस ऑफ लैंड पे आप कॉटन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कितनी पीस ऑफ लैंड पे वीट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कितनी पीस ऑफ लैंड पे शुगर केन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, ये अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, ये आप अगर कर रहे हैं तो आप किस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है, व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है किस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में। देखिए यहां पे दिया हुआ है, द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय एन इकोनॉमी इज टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी में किस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। फिर कह रहा है, अ कंट्री हैज टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स और नेसेसरी गुड्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। बताइए, अगर किसी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या उसके लिए लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, नेसेसरी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है कोई इकोनॉमी तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद जो सेकेंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि किस टेक्निक या किस मेथड आप प्रोडक्शन का यूज करके प्रोडक्शन किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। क्या लेबर्स का यूज करके प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल यानी मशीनरीज का यूज करके प्रोडक्शन किया जाए। मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करना है, इसके बारे में डिसाइड करना क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करना है। तो हाउ टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील करता है किस चीज को, कि किस मेथड ऑफ प्रोडक्शन को फॉलो करना किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो कहने का मतलब, क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है या प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोथ का यूज करना है। अगर इसके बारे में हम डील करते हैं तो हाउ टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करते हैं। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं हाउ टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। कह रहा है, इट इज द प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू व्हाट टेक्निक्स। कौन सा टेक्निक या कौन सा मेथड यूज होगा, यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। कह रहा है, एन इकोनॉमी कैन चूज फ्रॉम एमंग गिवन 2 टेक्निक्स। पहला कह रहा है कौन सी टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। क्या लेबर्स का यूज करके प्रोडक्शन करना है या कैपिटल इंटेंसिव मशीनरीज या कैपिटल का ज्यादा यूज करना है। तो क्या या इन दोनों को यूज करना है, मतलब लेबर को यूज करना है या मशीनरीज को यूज करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है। इस अगर टेक्निक्स की चॉइस से अगर डील कर रहे हैं तो हम हाउ टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है वो फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आप बताइए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू
प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब आप बताइए, अगर हम फॉर whom टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, इसका मतलब किसके लिए प्रोडक्शन करना है, और इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर ऐसा कैसे हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कनेक्शन फॉर होम टू प्रोड्यूस से कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। आइए, अगर हम कहें फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमने लिखा हुआ है। अब आप बताइए, किस क्लास ऑफ पीपल, किस कैटेगरी के लोगों के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं? क्या मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपर क्लास के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, या लोअर इकोनॉमिक क्लास के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं? किसके लिए? ये बात तय करने के लिए हमको आना पड़ेगा किस पे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। किस पे आना पड़ेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने आपको बता रखा हुआ है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते कितने हैं? लैंड, और लैंड के बदले में रिटर्न क्या मिलता है? लैंड के बदले में रिटर्न मिलता है रेंट, तो रेंट। दूसरा लेबर, लेबर के बदले में रिटर्न क्या मिलता है? वेजेस। तीसरा अगर हम बात करें कैपिटल, कैपिटल के बदले में हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। कैपिटल के बदले में हमको इंटरेस्ट मिलता है। और फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो कुल मिला के फॉर हुम टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो डील करता है कितना क्वांटिटी, कितना अमाउंट ऑफ रेंट, कितना अमाउंट ऑफ वेजेस, कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम से डील करते हैं, कितना रेंट देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना वेजेस देना है, कितना प्रॉफिट देना है, अगर इससे हम लोग डील करते हैं तो हम लोग किस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करें? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब कि किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इट इज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कंसर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बता दिया मैंने 4। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना क्या है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस है। लाइक कह रहा है वेजेस टू द लेबर, वेजेस टू द लेबर्स कितना देना है, रेंट टू लैंड्स कितना देना है, इंटरेस्ट टू द कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना पे करना है, और प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस कितना पेमेंट करना है। अगर हम इससे डील कर रहे हैं तो हम किस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दिस सेंट्रल प्रॉब्लम हैज 2 डायमेंशंस। देखिए ध्यान से, 2 डायमेंशंस इसके होते हैं। कह रहा है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ध्यान से आप देखिए, कह रहा है फंक्शन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग द फैक्टर्स और विद इन द फैक्टर्स, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान आपको रखना है कि हम किस तरीके से फॉर हुम टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करें, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से डील कर रहे हैं कि कितना हमको रेंट, कितना इंटरेस्ट, कितना वेजेस एंड सैलरी, कितना प्रॉफिट पेमेंट करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर डील कर लेते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आइए समझते हैं। सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी बता दीजिए। अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कहेंगे? अवसर लागत। चलिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी एक चीज को करने के लिए किसी दूसरी चीज का हमने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया, छोड़ दिया, त्यागना पड़ा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 रुपीज हैं। 20 रुपीज अगर आपके पास हैं तो 20 रुपीज में आप क्या क्या कर सकते हैं? 20 रुपीज में आपका मन कर रहा है कि पेन भी परचेज कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? समोसे भी खा सकते हैं। तो 20 रुपए में आपके पास 2 ऑप्शन आया। हम जब भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? बेसिकली हम फाइनली हम कंक्लूजन पे जब आते हैं तो हमको 2 चॉइस के बीच में डिसाइड करना होता है। फाइनली हम 2 ऑप्शंस पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक हमारे पास 20 रुपीज है, उनके अगर 2 चॉइसेस, फाइनल 2 चॉइसेस की हम बात करें
तो एक हमारे पास ऑप्शन आया पेन को परचेज करना, दूसरा उसके लिए हम 20 रुपए के समोसे खा सकते हैं। तो आप हमको एग्जाम्पल से बताइए, अगर आपने पेन परचेज किया तो आपने क्या नहीं परचेज किया? अगर आपने पेन परचेज किया तो क्या आपने नहीं परचेज किया? तो अपॉर्चुनिटी कास्ट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से आता है कि दूसरी कोई चीज, एक चीज करने के लिए दूसरी कोई चीज हमने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। दूसरा जो सबसे अच्छा ऑप्शन था, पहला जिसको आपने यूज किया ऑप्शन को, इस ऑप्शन के बाद इसके बाद जो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन था उसको आपने सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि आपने पहला ऑप्शन ऑप्ट किया, पहला ऑप्शन चूज किया। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। सपोज करिए आपके पास क्या है, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, उस जमीन पे आपने प्रोडक्शन किसका किया? कॉटन का प्रोडक्शन किया। आपने किसका किया? कॉटन का प्रोडक्शन। तो अगर कॉटन का प्रोडक्शन किया तो किसका प्रोडक्शन नहीं कर पाए? तो कॉटन के बाद जो दूसरा सबसे बेस्ट गुड्स उस पर प्रोड्यूस हो सकता था, या दूसरी सबसे बेस्ट क्रॉप जो उस पर प्रोड्यूस हो सकती थी, सपोज करिए वीट, तो आपने कॉटन का प्रोडक्शन किया तो आपने वीट का प्रोडक्शन नहीं कर पाए। तो वीट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी? कॉटन के प्रोडक्शन की। तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन को क्या कहते हैं हम लोग? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है, इट इज द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव। किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को यूज करने के लिए किसी एक बेस्ट ऑप्शन को हमने चूज किया और उसके दूसरे नंबर पे जो बेस्ट ऑप्शन था उसको हमने सेक्रीफाइस कर दिया। तो दूसरे नंबर पे जो हमने सेक्रीफाइस किया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पहले ऑप्शन की। तो इसको क्या कहा जाता है? अवसर लागत कहा जाता है। जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, हमने कहा इकोनॉमिक्स का जो बेसिक मोटिव है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें ताकि अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई कर सकें। जब हमारी ऐसी बातें होंगी मैक्सिमम से मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई करने की, तो फाइनली हम लोग टू ऑप्शंस के डिसीजन मेकिंग पे आएंगे, टू गुड्स के कंजप्शन पे आएंगे, टू गुड्स के प्रोडक्शन पे आएंगे। फाइनली हमको दो में से एक चूज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझना क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे फटाफट डिस्कस करते हैं। चलिए, जो क्वेश्चंस करने वाले इंटरेस्टेड लोग हैं, हाँ समोसे की बात हो रही, डिलीट भी कर देते हैं लोग मैसेज, समोसे की बात, खाने की बात हो रही है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है? ध्यान रखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोनॉमी की स्टडी करना, इंडिविजुअल एस्पेक्ट की स्टडी करना। और इंडिविजुअल एस्पेक्ट है क्या क्या? अगर हम बात करें इंडिविजुअल एस्पेक्ट क्या क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मार्केट, इनको स्टडी करना क्या है? इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। चलिए, पहला कह रहा है इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो क्या इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी का होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या अनएम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री के बारे में स्टडी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कहने का मतलब ये भी पूरी कंट्री की बात कर रहा है, ये भी पूरी कंट्री की बात कर रहा है। हमको बात किसकी करना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को ढूंढना है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स कब होगा? जब किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या किसी एक इंडिविजुअल मार्केट के बारे में बात होगी। नेशनल इनकम, क्या नेशनल इनकम भी पूरी कंट्री का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? पूरी कंट्री की इनकम को ही क्या नेशनल इनकम कहा जाता है? द इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के सामान्य निवासी द्वारा अर्जित की गई एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में आय को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहा जाता है। तो कहने का मतलब नेशनल इनकम हो गया। अगला क्या कह रहा है? सर अब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन सही हो ही जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन उसको पढ़ तो लेते हैं। इनकम फ्रॉम रेलवेज, बताइए रेलवे से इनकम, क्या रेलवे प्रोड्यूसर है कि नहीं है? हाँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमको देता है। तो एक रेलवे एक प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। अगर इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो तरीका, जो टेक्निक आपको मैं सिखा रहा हूं, इस टेक्निक को फॉलो करना है। ध्यान रखिए, ठीक है? आपको स्मार्ट तरीके से अपने अप्रोच, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। ये नहीं कि प्रैक्टिस की अंबार बस लगा देना है, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका बहुत बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो सके।
तो अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम को कैसे आप अपनी एनर्जी को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए चलिए, ठीक है, डी ऑप्शन सही था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन नंबर 1 ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा एस्पेक्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बताइए क्या माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हमने आपको बताया कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कैटेगराइजेशन है पूरी इकोनॉमिक्स का, वो फॉर द ईज ऑफ स्टडी है, पढ़ाई को आसान बनाने के लिए इसको दो पार्ट में बांटा गया है। कुछ कॉन्सेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में को पढ़ने में हेल्प करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी को ही कह रहा है, बोथ ए एंड बी, 2 का सी। बताइए अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो इंटर रिलेटेड कैसे हो सकता है? अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो इंटर रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप इस बात को समझिए, क्योंकि जब एक दूसरे से लेना ही देना नहीं है तो एक दूसरे से कैसा रिलेशन रहेगा? तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, सह संबंध रखते हैं आपस में। अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, जेएम कीन्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, और एडम स्मिथ ने बुक लिखा नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखा। कब लिखा? 1776 में लिखा। इन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स की पहली डेफिनेशन दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, इन्होंने डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स की, और अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो की, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, थर्ड के बाद फोर्थ, चलिए कह रहा कि इन इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन। स्कैरसिटी का मतलब क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस। कह रहा स्कैरसिटी का क्या मतलब है, या किस सिचुएशन में स्कैरसिटी फॉलो होती है? क्वेश्चन लिख के आंसर किया करिए। कौन सा ए बी सी के साथ साथ क्या 4 का ए बी सी, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। डिमांड फॉर एक्सीड्स इट्स सप्लाई। कह रहा है जब डिमांड सप्लाई से एक्सीड करती तो इसको स्कैरसिटी कहा जाता है। सप्लाई ऑफ द गुड्स एक्सीड्स इट्स डिमांड, क्या इसको स्कैरसिटी कहा जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स इज इक्वल टू द इट्स डिमांड, क्या इसको कहा जाता है? बोथ ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर मीनिंग इसकी नहीं समझ में आ रही है, बताइए। कह रहा है डिमांड एक्सीड, डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से, क्या इसको स्कैरसिटी कह सकते हैं? या सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से, इसको स्कैरसिटी कह सकते हैं? या सप्लाई और डिमांड बराबर होगा, इसको स्कैरसिटी कह सकते हैं? तो सीधी बात है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज टर्म जो आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू वांट्स क्या है? कम है, लिमिटेड है। तो कहने का मतलब जब हमारी डिमांड ज्यादा होती है और हमारी सप्लाई क्या होती है? कम होती है, तो उसको स्कैरसिटी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 4 का एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे डॉट 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 या डैश इकोनॉमिक्स स्टेट्स व्हाट इज एंड नॉट व्हाट शुड बी। कौन सी इकोनॉमिक्स व्हाट इज के बारे में बताता है, व्हाट शुड के बारे में नहीं बताता है?
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव। सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसे आसान आसान क्वेश्चन सर सीयूईटी में आते हैं? नहीं, ऐसे आसान आसान एकदम नहीं आते, लेकिन अभी आपके क्या कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग हो रही है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप जो इजी से टफ क्वेश्चंस हो उनको सॉल्व कर पाए। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी। तो कहने का मतलब यह है, अभी आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन ये भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज, जो इकोनॉमिक्स बात करता है वो किसके बारे, कौन सी इकोनॉमिक्स बात करता है व्हाट इज के बारे में? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट शुड के बारे में कौन बात करता है? व्हाट शुड भी बात करता है कौन सी? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट व्हाट इज, या एक्चुअल या फैक्चुअल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी की जो एक्चुअल सिचुएशन होती है उसी को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अदरवाइज वैल्यू जजमेंट या आइडियलिस्टिक सिद्धांतवादी बातें या आदर्शवादी बातें जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6, करेक्ट दैट्स आर द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टूल है? 5 का ये ऑप्शन सही था, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सही था। करेक्ट दैट्स आर द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज। डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। बताइए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो किससे रिलेटेड है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मतलब इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट के बारे में पढ़ते हैं तब हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी एग्रीगेट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज ए होल पढ़ते हैं, तब हम लोग किसकी बात करते हैं? एग्रीगेट डिमांड, एडी और एएस की बात करते हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड कितनी है और पूरी इकोनॉमी में सप्लाई कितनी है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की, किसी गुड्स एंड सर्विसेज की। एग्रीगेट यानी पूरी इकोनॉमी की डिमांड और पूरी इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है, किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टूल है वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। तो 6 का डी नहीं, 6 का क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना रखते हैं, हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 7th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज आर द पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव के बारे में एक क्वेश्चन किया, नॉर्मेटिव के बारे में भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज आर पार्ट ऑफ, कौन सा पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है? बताइए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या कारण पढ़ना, क्या एक्चुअल सिचुएशन की स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, क्या आइडियोलॉजिकल सिचुएशन की स्टडी कर रहे हैं या एक्चुअल सिचुएशन की स्टडी कर रहे हैं? 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या हम सिद्धांतवादी आदर्शवादी बात कर रहे हैं या हम वास्तविक बात कर रहे हैं? ठीक है, प्रकृतिवादी मतलब जो एक्चुअल में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉजेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा। वाई प्राइसेज आर राइजिंग, प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, किसी चीज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, अगर इसके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं तो क्या है? ये वास्तविक चीजों का स्टडी कर रहे हैं, ये भी आइडियोलॉजिकल या वैल्यू जजमेंट की बात नहीं कर रहा है। कह रहा वॉज डिमोनेटाइजेशन जस्टिफाइड, क्या डिमोनेटाइजेशन सही था, मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट शुड बी या व्हाट शुड नॉट बी, व्हाट ऑट टू बी या व्हाट नॉट ऑट टू बी, अगर इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है कृतिका, ठीक है, 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहा है? आइडियोलॉजिकल बात कर रहा है, सिद्धांतिक प्रिंसिपल की बात कर रहा है, क्या सही है क्या सही नहीं है इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो इकोनॉमिक्स में आज के लिए इतना रखते हैं, इसके और भी क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और फिर फर्दर इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।